नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए खबरों को सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। किसानों के हित को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। साथ ही कहा, व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग ने मांगा शपथ पत्र, सबूत देने को कहा। भाजपा ने किया तीखा प्रहार, कहा संवैधानिक संस्थाओं पर अनुचित टिप्पणी करना गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते दिन भर के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और राज्यसभा से तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पारित। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, अभी तक 274 लोगों को बचाया गया। खाद्य सामग्री और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और कंबोडिया और थाईलैंड ने संघर्ष विराम की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौते पर किए हस्ताक्षर। दोनों देशों ने एक क्षेत्रीय निगरानी तंत्र स्थापित करने, आपसी विश्वास बहाली और पकड़े गए सैनिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत व्यवहार करने पर जताई सहमति। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करने का प्रधानमंत्री ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के लिए उनके साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। और एमएस स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनिले को पहला पुरस्कार भी प्रदान किया। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति विकास, जमीन स्तर पर सहभागिता या स्थानीय क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार और कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। पीएम ने कहा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभियान चलाया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी।
वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरनमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। और संसद में आज कई मंत्रालयों में लिखित उत्तर दिए गए, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने अपनी योजनाओं, उपलब्धियों पर लिखित जवाब पेश किए। उनमें से कुछ अहम लिखित जवाब पर जानकारी देखें इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। संसद के दोनों सदनों में आज कई सारे प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, साथ ही विदेश मंत्रालय के द्वारा कई महत्वपूर्ण सवालों के लिखित उत्तर दिए गए, जो निम्न हैं। लोकसभा में आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विकसित भारत 2047 में मार्गों को लेकर लिखित जानकारी दी। 8,391 किलोमीटर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर कार्य जारी, 5,110 किलोमीटर का निर्माण पूरा, 2,730 किलोमीटर ऑपरेशनल। रिंग रोड, बाईपास, एलिवेटर कॉरिडोर से ट्रैफिक डिकंजेशन। हर राष्ट्रीय राजमार्ग को न्यूनतम 2 लेन में अपग्रेड किया जाएगा, हिमालय क्षेत्र को छोड़कर। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए फास्टैग, APNR, ATMS तकनीक का उपयोग। राज्यसभा में अंतरिक्ष मंत्रालय के चंद्रयान 4 के विषय में लिखित जानकारी दी। मिशन की प्रमुख बातें: चंद्रमा से लाए गए नमूने लीक प्रूफ कंटेनर में रखे जाएंगे। ISO मानक क्लीन रूप में सुरक्षित भंडारण। रेंडेजेक्स और डॉकिंग सिस्टम। सैंपल कलेक्शन व ट्रांसफर के लिए रोबोट टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस असेंट्स और वापसी हेतु हीट शील्ड सिस्टम। मिशन की पूरी तैयारी हेतु ग्राउंड टेस्ट और सिमुलेशन। राज्यसभा में आज विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के संरक्षण को लेकर लिखित जानकारी दी। पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। 2021 से अब तक पाकिस्तान के साथ 334 घटनाएं उठाई। UN मानवाधिकार परिषद में भी मामला उठाया। पाकिस्तान से संवैधानिक दायित्व निभाने की अपील। 2021 से अब तक हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों पर 3,582 हमले। भारत ने उच्च स्तर पर चिंता जताई। ऑपरेशन देवी शक्ति में 74 अफगान सिखों की निकासी। 2021 काबुल गुरुद्वारे पर हमले की निंदा। 18 जून 2022 अल्पसंख्यक अधिकारों पर UN की 1992 घोषणा की लगातार याद दिलाई गई। सुरक्षा से जुड़े संस्थागत और द्विपक्षीय वार्ताएं जारी। मुकेश शुक्ला, राजेश राज, शैलेंद्र मिश्र के साथ निशांत राय की रिपोर्ट, DD न्यूज। और चुनाव आयोग कर्नाटक ने राहुल गांधी को पत्र भेजा है। इसके साथ ही 8 अगस्त 2025 को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और CEO कर्नाटक की बैठक तय हुई है। बैठक में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नवंबर 2024 में प्रारूप मतदाता सूची और जनवरी 2025 में अंतिम सूची कांग्रेस से साझा की गई थी। इस मामले में कांग्रेस द्वारा कोई प्रथम या द्वितीय अपील दाखिल नहीं की गई। राहुल गांधी से घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर सबूत देने का अनुरोध किया गया। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और नियमों के तहत हर मुद्दे पर बहस संभव है, इसलिए नियोजित हंगामा लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमता देख सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होते ही विपक्ष ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच मणिपुर से जुड़े 2 विधेयक, जिनमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर के अनुदानों की मांगों को पारित करा लिया गया। हंगामा जारी रहने के कारण पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
being to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26. वहीं राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा इसे पहले ही 3 अप्रैल को पारित कर चुकी है। यह विधेयक भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार में लगे जहाजों के नियमन का प्रावधान करता है और इसके जरिए समुद्री मार्ग से तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसी बीच पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी ने पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा और मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन विपक्षी सदस्य उन्हें पेश करने के बजाय पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की मांग करते रहे। विधेयक पारित होने के बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर उत्तराखंड से। हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक 87 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इस प्रकार अब तक कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। हर्षित से निकाले गए लोगों में 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इन सभी यात्रियों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने की प्रक्रिया जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगातार जुटी हुई हैं। जिन 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के इलाकों से लाया गया है, सचिव आपदा प्रबंधन ने उनका राज्यवार विवरण दिया है। सुरक्षित निकाले गए तीर्थयात्रियों में गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के 5, तेलंगाना के 3 और पंजाब के 1 व्यक्ति इस रेस्क्यू में शामिल हैं। और अगली खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर मंगलवार को हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घटना की निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैं पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर कूच बिहार में टीएमसी के गुंडों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि निर्लज्ज हमला राज्य पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जो ममता बनर्जी सरकार में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से ध्वस्त स्थिति का स्पष्ट प्रतिबिंब है। यह सिर्फ एक निर्वाचित प्रतिनिधि पर हमला नहीं था, यह लोकतंत्र पर ही हमला था। मैंने शुवेंदु अधिकारी से बात की और स्थिति का जायजा लिया। अगर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की दुर्दशा की कल्पना ही की जा सकती है। अराजकता और राजनीतिक हिंसा की इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में भाग लेने के लिए नागालैंड के जुबेमो लोथा को विशेष निमंत्रण मिला है। जुबेमो लोथा को
बोखा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में उनके योगदान के लिए चुना गया है। I've been invited to participate 15 August Delhi. I've been invited by the President of India to participate. I've been selected for BMAY, for Housing for All, and I've been selected from Bukha district alone. Thank you so much, Postal Department Bukha, for timely reaching me these invitations. I thank you all once again to the Postal Department. Thank you so much. और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि यह समृद्ध बुनाई परंपराओं का जश्न मनाने का दिन है, जो हमारे लोगों की रचनात्मकता को दर्शाती है। हमें भारत की हथकरघा विविधता, आजीविका और समृद्धि को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में हथकरघा क्षेत्र में हुई प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 43 लाख से ज्यादा बुनकरों को 2600 से ज्यादा प्रदर्शनी के माध्यम से सीधे बाजार तक पहुंच मिली है, जिससे 1700 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई है। 21,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत के उत्पाद 20 से ज्यादा देशों में निर्यात किए गए हैं। 10 हथकरघा समूहों के 11,60,000 बुनकरों को बेहतर बुनियादी ढांचे और उपकरणों से सशक्त बनाया गया है। 1,20,000 बुनकर बेहतर करघों से लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता की प्राप्ति हुई है। 90,000 बुनकरों की स्किल को बढ़ाने के लिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। और थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने गुरुवार को एक अहम समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के पर्यवेक्षकों को विवादित सीमा क्षेत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। ये कदम हाल ही में हुए 5 दिवसीय संघर्ष के बाद शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसमें कम से कम 43 लोगों की जान गई और 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। दोनों देशों के बीच हिंसा जुलाई के अंत में युद्ध विराम के साथ थमी थी, लेकिन संघर्ष के दौरान तोपों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। गुरुवार को मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित सशस्त्र बल मुख्यालय में कंबोडिया के रक्षा मंत्री टिया सेहा और थाईलैंड के कार्यवाहक रक्षा मंत्री नटाफन नार्कफिनित के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि मलेशिया की अगुवाई में आसियान के सैन्य पर्यवेक्षकों की टीमें थाईलैंड और कंबोडिया में तैनात की जाएंगी, लेकिन वे सीमा पार नहीं करेंगी। दोनों पक्षों ने साझा बयान में कहा कि वे 2 सप्ताह और फिर 1 माह बाद फिर से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि 817 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद रहा है, जिसे पहली बार 1907 में फ्रांस ने उपनिवेश काल में चिन्हित किया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब खबरें देश के तमाम प्रदेशों की। सबसे पहले खबर तमिलनाडु से, जहां एक तरफ सरकार विकास और सामाजिक कल्याण की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के नट्टाकुड़ी गांव में आज भी लोग स्वच्छ पेयजल जैसी सबसे बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। सरकार की योजनाएं बस कागजों तक सीमित नजर आती हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। ये है तमिलनाडु का नट्टाकुड़ी गांव। कभी नट्टाकुड़ी गांव में
5000 से अधिक लोगों का आशियाना था, लेकिन अब नट्टाकुड़ी गांव एक भूतिया गांव बन गया है। नट्टाकुड़ी गांव में केवल अब एक व्यक्ति रह गया है। नट्टाकुड़ी गांव के लोग पलायन कर चुके हैं। वजह है गांव में स्वच्छ पेयजल जैसी अहम बुनियादी सुविधाओं की कमी। सबसे अहम बात है तमिलनाडु सरकार की घोषणा की कि शिवगंगा विधानसभा क्षेत्र में मातृ ग्राम पंचायत, जिसमें नट्टाकुड़ी गांव भी शामिल है, सभी घरों में 100% पाइप से पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को 4,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को दिया गया पैसा कहां गया। तमिलनाडु में बीजेपी के नेता अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर नट्टाकुड़ी गांव की दयनीय स्थिति पर एक वीडियो साझा किया है। अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार को घेरते हुए कहा कि तमिलनाडु में हालात बहुत खराब हैं। अन्नामलाई ने राज्य सरकार के प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सिर्फ प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि लोगों से विश्वासघात है। ये तमिलनाडु की दयनीय स्थिति है। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का ध्यान आम तमिलों के जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। ये गांव मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के राज्य में प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। नट्टाकुड़ी गांव के लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत करते रहे हैं, जिसमें स्वच्छ पेयजल सहित कई सुविधाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा नट्टाकुड़ी गांव में हाल ही में हुई हत्याओं ने पूरे समुदाय को हताश होकर अपना घर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में सामने आए कई घोटालों ने DMK सरकार की छवि पर गहरा असर डाला है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के नजदीक लोग सरकारी योजनाओं में धांधली कर रहे हैं और प्रशासन मौन है। भ्रष्टाचार के अलावा कानून व्यवस्था की हालत भी चिंता का विषय बनी हुई है। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, डकैती और साइबर क्राइम की बढ़ती वारदातों ने जनता को डरा कर रख दिया है। विपक्ष का कहना है कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरह राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। राज्य के शिवगंगा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव नट्टाकुड़ी आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। सरकारी योजनाएं कागजों पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। सरकारी टैंकर कभी कभार आता है, लेकिन अब भी सिफारिश वालों तक ही सीमित रह जाता है। ये समस्या सिर्फ नट्टाकुड़ी गांव तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में कई ऐसे गांव हैं जो बुनियादी सुविधाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित है। क्या कारण है कि करोड़ों की विकास योजनाओं के बावजूद नट्टाकुड़ी जैसे गांव आज भी बुनियादी हक से वंचित है? क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पानी जैसी जरूरत भी राजनीति की भेंट चढ़ गई है? पेयजल जो जीवन की सबसे पहली जरूरत है, अगर वही सरकारें नहीं दे पा रही हैं, तो फिर जनता किससे उम्मीद करे? ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, तमिलनाडु। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां की राजधानी भोपाल में इस बार कई लोग राखी का त्योहार स्वदेशी उत्पादों से मनाने का संकल्प ले चुके हैं। बहनें जहां गोबर और केले के रेशों से बनी राखियां खरीद रही हैं, तो अपने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए रागी, महुआ और ज्वार के स्वादिष्ट लड्डू बना रही हैं। भाजपा के और इस खबर पर आगे बात करें तो भोपाल के इस पारंपरिक इको फ्रेंडली और स्वदेशी राखी मेले से DD न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने ये रिपोर्ट कवर की है। आप देखिए इसको। सावन के झूले, हाथों में मेहंदी लगाती बहनें, ये दृश्य है भोपाल के स्वदेशी राखी मेले का। इस मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्व सहायता समूहों की दीदियां द्वारा लगभग 40 स्टॉल लगाए गए। मेले की साज सज्जा में खास तौर पर ग्रामीण परिवेश का एहसास कराने के लिए सावन की थीम पर पर्यावरण हितैषी वस्तुओं का उपयोग किया गया है। भोपाल हाट में लगे इस मेले में एक ही स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार की पूरी शॉपिंग जैसे राखियाँ, कपड़े, मिठाइयाँ, श्रृंगार के सामान, गिफ्ट आइटम्स आदि का विकल्प बहनों के सामने था। स्व सहायता समूह की दीदियों ने एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में बेचकर खूब कमाई की है। हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ जो खुद से तैयार करती हैं, इसमें 2 प्रकार की राखियाँ हम लोग लेकर आए हैं। एक रॉ मटेरियल से तैयार और एक गोबर से बनी हुई राखियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद हमारी राखियाँ भी अच्छी बिक रही है और हमें और भी राखियों की मांग हो रही है कि हमें ये हाथों से बनी ही राखियाँ चाहिए। इस बार मिठाई में सर ज्वार के लड्डू बनाए हैं हम, रागी के लड्डू है जो खजूर से बना हुआ, मेवा, सारी फ्रूट डाले हैं उसमें, वो तैयार किए हैं।
और रक्षाबंधन की वजह से 20% उसमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। मार्केट में कोदो, बाजरा, रागी और सिंघाड़ा ये सब मिलना ही बंद हो गया है, तो वो इसका लड्डू बनाना ही नहीं प्रेफर करते। जब वो बना नहीं रहा है, लोगों को मार्केट में मिल नहीं रहा है, अब हम ये बनाना स्टार्ट किए, जो मोदी जी की पहल आई तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला। जैसे फेस्टिवल सीज़न है तो फेस्टिवल सीज़न में हमने अभी ये अनारसा लेकर आए हैं। मेले में पहुंचे लोग भी ये ठान कर आए थे कि वे इस बार की राखी स्वदेशी वाली मनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हीं सामानों को लेने में दिलचस्पी दिखाई जिसको बनाने में भारत के लोगों का श्रम और पसीना लगा है। जितना अपना स्वदेशी को अपन ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वदेशी जो बुनकर हो, जो भी हो, तो उनको भी रोजी रोजगार मतलब मिलता है तो अच्छा लगता है। बाहर के सिटीजन्स उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम एज इंडियंस एंड भारतीय हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने आर्टिसंस को अप्रिशिएट करें। रागी और बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने इसको रोटी के फॉर्म में खाया है, लेकिन आज मीठे के रूप में, वो भी लड्डू के रूप में खाएंगे तो एक उसका अलग टेस्ट होगा। राखियों की दुकान है, हाथ से बनी हुई राखियां हैं पूरी, मतलब जो भी चाहिए वो एक ही जगह पे मिल रहा है। मेला न केवल स्व सहायता समूहों की मेहनत और हुनर का उत्सव है, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक एकजुटता का भी प्रतीक है। उत्पादों की विविधता ने मेले में चार चांद लगा दिए हैं। इस तरह के मेले न केवल लोगों को खरीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि लोगों को समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के प्रेरक सफर को देखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से हम वही सामान खरीदें जिसको बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो। ऐसे में राखी का त्योहार हो और खरीदारी करनी हो तो भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस बात को और गंभीरता से ले रहे हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।